नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर असरदार आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। पाक उच्चायोग के स्टाफ को 50% घटाया जाएगा। पाक उच्चायोग के अधिकारियों का टेरर फंडिंग में हाथ है और J&K टेरर फंडिंग मामले में एनआईए को इसके सबूत मिले हैं। हुर्रियत नेताओं तक पाक उच्चायोग पैसा पहुंचाता था। जहूर अहमद वटाली के जरिए हुर्रियत को यह पैसा भेजा गया। वटाली के पास लेन देन से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। पाक उच्चायोग के अधिकारी इकबाल चीमा का भी जिक्र है। 15 मार्च 2016 को वटाली को 30 लाख रुपए भेजे गए थे और 20 अक्टूबर 2016 को 40 लाख रुपए भेजे गए। ये रकम इकबाल चीमा ने भेजी थी और 23 सितंबर 2015 से नवंबर 2016 तक पाक उच्चायोग में चीमा था। फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस के तौर पर चीमा तैनात था। 2016 में चीमा समेत 6 अधिकारियों को पाकिस्तान ने वापस बुला लिया था। नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर। शैलेंद्र जी, वाकई में बहुत बड़ी जानकारी और बहुत हैरान कर देने वाली जानकारी, लेकिन शक की सुई हमेशा से घूमी रहती थी। बिल्कुल, ये जाहिर तौर पर चौंकाने वाली जानकारी है। हालांकि ये जग जाहिर है कि पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी किसी और प्रोजेक्ट से आते हैं और यहाँ पर वो अलग अलग रूप में काम करते हैं, अलग अलग प्रोफाइल में काम करते हैं, लेकिन असल में उनका काम जासूसी करना है। और सिर्फ जासूसी ही नहीं, बल्कि टेरर फंडिंग में भी सीधे तौर पर उनका नाम सामने आ रहा है। 2 मामले जिसकी जांच एनआईए कर रही थी, वो 2 मामले सामने आए हैं। पहला ये कि जहां पर पाकिस्तान उच्चायोग का अधिकारी इकबाल चीमा वो लगातार संपर्क में था जहूर अहमद वटाली के, जो कि कश्मीर बेस्ड एक बिजनेसमैन था, और लगातार उसके जरिए हुर्रियत के नेताओं तक पैसा भेजा जाता रहा करीब करीब 2 सालों तक। और यहां पर वो फर्स्ट सेक्रेटरी प्रेस के तौर पर बाकायदा काम कर रहे थे पाकिस्तान उच्चायोग में, लेकिन असल में उनका काम हुर्रियत तक पैसा पहुंचाना था। वहीं दूसरा, अगर हम मामले की बात करें तो डीएसपी देवेंद्र सिंह, जो कश्मीर में एक J&K पुलिस के अधिकारी को हिजबुल के आतंकियों के साथ पकड़ा गया था इस साल जनवरी में। बताया जा रहा है कि उस मामले में भी एनआईए को इस बात के सबूत मिले हैं कि ये तमाम लोग, जिसमें डीएसपी देवेंद्र सिंह, इरफान शफी मीर, हिजबुल कमांडर नवीद मुश्ताक और रफी अहमद, ये तमाम लोग पाकिस्तान उच्चायोग से एक व्यक्ति के संपर्क में थे। और वो व्यक्ति जो था वो पाकिस्तान उच्चायोग में सेक्रेटरी था और शफाकत नाम से वहां पर वो काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि वो शफाकत नाम का व्यक्ति, जो कि पाकिस्तान उच्चायोग में सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहा था, वो न सिर्फ हवाला लेन देन में उसका हाथ था, बल्कि टेरर फाइनेंसिंग में भी वो शामिल था। और वो लगातार इन आतंकियों के साथ, हिजबुल के आतंकियों के साथ संपर्क में था। आपको एक अहम बात बताना चाहूंगा कि आज से 19 साल पहले, जब 2001 में हमारी संसद पर हमला हुआ था, उस वक्त के विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बयान दिया था और उस वक्त भी 50% संख्या घटाई गई थी पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की। और उस वक्त भी ये कहा गया था कि इनके संबंध आतंकी संगठनों से हैं और ये जासूसी करते हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 19 साल बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं सुधरा। बिल्कुल, पाकिस्तान नहीं सुधरा। अगला कदम क्या हो सकता है भारत का इस मामले को लेकर? कहां तक ये मामला उठाया जा सकता है? देखिए, फिलहाल ये एक कड़ा संदेश है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल अगस्त के महीने में जब पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई, जब भारत ने आर्टिकल 370 और जो 35A है उसको जब खत्म कर दिया, उसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए हमारे हाई कमिश्नर उस वक्त के उनको वापस भारत भेज दिया था और अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लिया था। उसके बाद से चार्ज डे अफेयर्स, यानी जो एक तरह से क्या कह सकते हैं उप उच्चायुक्त, वो तैनात थे दोनों देशों में। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों में जो मामला बड़ा हुआ है, जिसमें पहले पाकिस्तान उच्चायोग के 2 अधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा जाता है, जासूसी करते हुए उनको देश निकाले के लिए कहा जाता है, बाद में हमारे 2 अधिकारियों को गन पॉइंट पे उनको अगवा किया जाता है, उनके साथ बदसलूकी की जाती है, उनके साथ बर्बरता की जाती है। और कल वो दोनों अधिकारी भारत लौटे हैं और भारत लौटने के बाद उन्होंने पूरी जो विस्तार से जो जानकारी है, उनके साथ जो बर्बरता हुई है, उसकी जानकारी उन्होंने भारत सरकार को दी, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला लिया है कि 1 हफ्ते के अंदर पाकिस्तान उच्चायोग के जो 110 अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको घटाकर 55 किया जाएगा। और वहीं इस 1 हफ्ते के अंदर ही वैसा ही जो कार्रवाई है वो अपने उच्चायोग जो इस्लामाबाद में है वहां पर भी कम किया जाएगा। तो कुल मिला के एक बहुत बड़ा संदेश है कि पाकिस्तान के साथ हम रिश्तों को और कम कर रहे हैं, सिर्फ जरूरत के कामों के लिए ही संबंध रहेंगे। लेकिन इस तरह का मैसेज देकर भारत ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की गतिविधियों को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जी आपका इस जानकारी।
और आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से एक बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कोरोना वायरस के चलते कांवड़ यात्रा नहीं निकालने की बात कही है। जनप्रतिनिधियों की राय लेने के बाद यह फैसला हो गया है कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। उज्जैन में 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रमुख महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है और यहां पर कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी, यह कह दिया है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते यह फैसला लिया गया है। जनप्रतिनिधियों की राय ली गई है और इसके बाद यह फैसला लिया गया है कि कांवड़ यात्रा नहीं निकलेगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह बयान दिया उज्जैन में। आज की बैठक का निर्णय जो है हमने ये लिया है कि कल से पूरा उज्जैन का बाजार खुलेगा। अतिक्रमण जो बाहर निकालते हैं वो कोई नहीं निकालेंगे, अतिक्रमण न करें। जो 9 बजे से 7 बजे तक कर देंगे, जो 10 से 6 तक था 2 घंटे और उसको बढ़ा दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा नहीं निकले इसलिए हमने आज सब जनप्रतिनिधियों की राय के आधार पर तय किया है। तो जनप्रतिनिधियों की राय लेने के बाद यह फैसला किया। आपने सुना गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को। उन्होंने कहा कि बाजार खोलने की तैयारी है और उसका वक्त भी बढ़ाया जाएगा, सुबह जल्दी और उसके बाद देर तक। पहले जो वक्त था उसमें बदलाव किया जाएगा और अब वक्त थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को लेकर सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है और कांवड़ यात्रा उज्जैन में नहीं निकाली जाएगी। इधर गृह मंत्री ने उज्जैन का दौरा किया और पीटीएस कोविड क्वारंटीन सेंटर वे पहुंचे। यहां पर पीपीई किट में वे दिखाई दिए। स्वास्थ्य मंत्री महाकाल मंदिर भी पहुंचे और यहां भी उन्होंने पूजा अर्चना की। कोविड सेंटर गया था जहाँ पेशेंट भर्ती है, उन सबसे मिला था। एक कोशिश है कि लोगों को ये लगे कि रिश्ते रक्त रंजित ना हो जाए इसमें, क्योंकि जिस तरह से मोहल्ले में अगर कोई कोरोना का पेशेंट निकल आए तो पूरा मोहल्ला उसको हिकारत की नजर से देखता है, ये अच्छा नहीं है। कोरोना डरने की चीज नहीं है, सावधानी की चीज है। और छत्तीसगढ़ के मुंगेली से एक बड़ी खबर आपको यहां बता रहे हैं, जहां सेप्टिक टैंक में 4 लोग उतरे थे और 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक के बाद एक 4 लोग टैंक में उतर गए थे। सेप्टिक टैंक को जेसीबी से तोड़वाया जा रहा है। अब सरगांव थाना क्षेत्र के मर्राकोना गांव की यह घटना है। इधर एसडीएम ब्रिजेश सिंह मौके पर मौजूद हैं, एसडीओपी नवनीत छाबड़ा भी मौजूद हैं, सरगांव पुलिस भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि पहले ये सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए कर्मचारियों को बुलाया गया था और वहां जब सफाई हुई और एक कर्मचारी बड़ी देर तक अंदर था, वो जब बाहर नहीं निकला तो एक दूसरा व्यक्ति अंदर गया, तीसरा व्यक्ति गए, ऐसे करके 4 लोग अंदर गए और उनका अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में अब इन लोगों की मौत की आशंका बलवती हो गई है, लेकिन यहाँ जेसीबी को बुलवाया गया है और इसे अब तोड़वाया जा रहा है ताकि जो लोग हैं उनकी स्थिति के बारे में पता चल सके। लेकिन अब अधिकारी भी, एसडीओपी खुद मौके पर हैं, पुलिस बल मौजूद है यहाँ पर, एसडीएम खुद यहाँ पर मौजूद हैं। पथरिया गांव की ये घटना है, मर्राकोना सरगांव थाना क्षेत्र के मर्राकोना गांव की ये घटना है, माफ कीजिए। और ये पथरिया एसडीएम और एसडीओपी नवनीत छाबड़ा सभी मौजूद हैं। सरगांव पुलिस मौके पर मौजूद है और यहाँ इस अब सेप्टिक टैंक को तोड़ने की कोशिश की जा रही जेसीबी से, ताकि स्थिति जो है वो पता लगाई जा सके, क्योंकि 4 लोग जो है उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। एक के बाद एक करके 4 उतरे थे और पहले दरअसल सेप्टिक टैंक को साफ कराने के लिए टीम को बुलाया गया था। जब टीम पहुंची साफ कराने के लिए, एक व्यक्ति उतरा भी और वहां वो जब व्यक्ति बाहर नहीं आया तो खोजबीन के लिए दूसरा व्यक्ति उतरा।
दूसरा व्यक्ति भी नहीं जब बाहर आया, ऐसे करके 4 लोग अंदर चले गए और उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे में ये एक बड़ी घटना सामने आई है कि एक बड़ी आशंका बलवती हो गई है कि 4 लोगों की मौत हो सकती है। टैंक में जो 4 लोग उतरे थे उनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। ऐसे में इनकी मौत की आशंका थोड़ी सी बढ़ रही है और दर्दनाक ये हादसा सामने आया है मुंगेली। प्रशांत शर्मा ताजा हालात के लिए उन्हीं से हम बात करते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, क्या जानकारी अभी तक? जी, मैं बता दूं कि ये पूरी घटना सरगांव इलाके के मुर्राकोना गांव की है। ये दिल दहला देने वाली घटना है, जहां सेप्टिक टैंक के सफाई के दौरान ये घटना घटी है और एक के बाद एक 4 लोग सेप्टिक टैंक में उतरे हैं, जिसके बाद इनकी कोई पता नहीं चली और अब आशंका जताई जा रही है कि चारों की मौत इस टैंक में हो गई है। वहीं एडिशनल एसपी चंदेल, एसडीओपी, एसडीएम सहित पूरा जो अमला है वो मौके पर पहुंचा है और जेसीबी की मदद से अब टैंक को तोड़वाने की कोशिश की जा रही है। मैं बता दूं कि आज सुबह इस परिवार के द्वारा सेप्टिक साफ करने के लिए सरगांव नगर पंचायत से सेप्टिक टैंक मशीन एक बुलवाई गई थी, जिससे सफाई का काम चल रहा था। और सफाई होने के बाद परिवार के एक सदस्य अश्विनी ने टैंक में झांक कर देखा, जिसके बाद बेहोश होकर टैंक में गिर गया। उसको निकालने के लिए परिवार के ही 2 अन्य सदस्य भी टैंक में उतरे थे। उसके बाद जब 3 लोगों के वापस नहीं आने को देखते हुए एक सफाई कर्मी जो सरगांव नगर पंचायत का सफाई कर्मी है वो उस टैंक में उतरा। उसके बाद 4 की अभी तक कोई पता नहीं चली है, जिसके बाद यह आशंका जताई जा रही है कि इन 4 की मौत हो गई है, क्योंकि घटना कई घंटे बीत गए हैं, उसके बावजूद इनकी कोई पता नहीं चल रही, जिससे आशंका जताई जा रही है कि इनकी 4 की मौत हो गई है। जेसीबी को बुलवाया गया है, तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्या स्थिति है उसके बारे में कुछ जानकारी, ताजा हालात? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, क्योंकि जेसीबी की मदद से जो सेप्टिक टैंक है उसको तोड़वाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिसके जरिए इन 4 की जो बॉडी है उसको बाहर निकाली जा सके और फिलहाल जो है प्रयास जारी है। जी चलिए प्रशांत, इस पर आप नजर बनाए रखें, आपसे आके भी जानकारी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात इंदौर की करते हैं, जहां पर विधायक ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया है। विधायक जनप्रतिनिधि कहलाते हैं और जनता के सामने नजीर होते हैं, लेकिन उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। विधायक कौन है? रमेश मेंदोला हैं, जिन्होंने रेसिडेंसी कोठी में केक काटा। ब्यूटी पार्लर एसोसिएशन की महिलाएं ये केक लेकर पहुंची थी। ब्यूटी पार्लर खोलने की बधाई देने के लिए ये महिलाएं पहुंची थी और रमेश मेंदोला को बुके देकर यहां सम्मानित किया गया, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया। जबकि लगातार खुद जनप्रतिनिधि अपील कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन यहां सब अपील भूल गए, सारी बातें भूल गए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया और ये तस्वीर सामने। और ग्वालियर में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का सिंधिया समर्थकों पर निशाना साध दिया है। सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मंत्रियों को बिकाऊ माल बताया है उन्होंने। पीसी शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस से बिकाऊ माल जा चुका है, अब टिकाऊ कार्यकर्ता बचे। पीसी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के 15 महीने की उपलब्धियों के सहारे चुनाव लड़ेगी पार्टी। ग्वालियर पूर्व सीट के प्रभारी भी पीसी शर्मा बनाए गए। ये जिस तरह से जो 22 लोग गए हैं लंबी खरीद फरोख्त के बाद, भारतीय जनता पार्टी ने जो खरीद फरोख्त की है, बिकाऊ माल हो जा चुका है। अब कांग्रेस का जो टिकाऊ कार्यकर्ता है वो ये चुनाव लड़ेगा और कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जिन्होंने 15 महीने तक बहुत अच्छा काम किया इस प्रदेश के अंदर। और जबलपुर से खबर बता रहे हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और जल संसाधन विभाग के रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पर कार्रवाई की गई है। कोदू प्रसाद तिवारी इनका नाम है। इनके करीब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। सतना जबलपुर में बैंक खाते मिले, लॉकर सील किया गया। जबलपुर में बैंक लॉकर में गोल्ड बार्स मिली हैं। सतना स्थित शिवम पेट्रोल पंप भी सील किया गया। कोर्ट से अटैच सारी संपत्ति कर दी गई। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक वर्चुअल रैली कर बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया।
बीजेपी दफ्तर से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को लेकर चर्चा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज का दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्मरण का दिन है। जम्मू कश्मीर की जेल में संदिग्ध परिस्थितियों में आज ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। धारा 370 हटाने के लिए उन्होंने जो आंदोलन किया था, उस आंदोलन के बाद जम्मू कश्मीर में किन परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, यह आज भी जांच का विषय है। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। कश्मीर से धारा 370 हट गई, ये गर्व की बात है। मंडला जिले के रपटा घाट में एक बुजुर्ग डूब गए, जिनकी जानकारी लगते ही मौके पर पुलिस और होमगार्ड की टीम पहुंची और फौरन स्थानीय गोताखोरों की मदद से डूबे हुए बुजुर्ग की तलाश शुरू कर दी गई। लेकिन नर्मदा के लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया। बताया जा रहा है कि नदी में नहाने के दौरान बुजुर्ग का पैर फिसला और वे पानी के तेज बहाव में। इंदौर में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला करने वाले फरार आरोपियों की तलाश पुलिस अब सरगर्मी से कर रही है। खनन माफिया से साठगांठ के आरोप के चलते तत्कालीन थाना प्रभारी नीरज मेड़ा को इंदौर डीआईजी ने कल ही लाइन हाजिर कर दिया था। वहीं प्रीतम ठाकुर को नई पदस्थापना दी गई थी। नवागत थाना प्रभारी ने ज्वाइन करते ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। इधर सीधी के मझौली के ताला गांव में आम का लालच एक किशोरी के लिए जानलेवा साबित हुआ है। किशोरी 4 बच्चों के साथ आम चुनने गई थी। इसी दौरान अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और 3 बच्चों के साथ वो गोबर के गड्ढे में जा गिरी। गड्ढे में गिरने के बाद दम घुटने से लड़की की मौत हो गई। वहीं घटना से गांव में हड़कंप मच गया। ये तीनों गाय एकत्रित गोबर एकत्रित किया गया था। बरसात के कारण ज़्यादा भर गया था। उसमें ये तीनों लोग फंस गए थे। एक परिजन उसमें डूब गई थी, उसी के गोबर में फंस गई थी। उसको बचाने के लिए ये लोग भी तीनों फंस गए थे, घायल हो गए थे उसमें। इस वजह से ये लोग जिला हॉस्पिटल में उपचार हेतु आए थे। उनको भर्ती किया गया है और इनका उपचार चल रहा है। इधर टीकमगढ़ में आकाशीय बिजली गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई। यह घटना के बारे में बताया जाता है कि दोनों बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, तभी आसमान से बिजली गिरी और इसकी चपेट में आने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। खंडवा में पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने जब हरसूद के कांग्रेस नेता वसंत पवार को गिरफ्तार किया। 1 साल से पुलिस तलाश में थी। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान के दिन 6 मई 2019 को विधायक विजय शाह और वसंत पवार के बीच मतदान केंद्र के बाहर हाथापाई हो गई थी और तब वसंत पवार के खिलाफ पूर्व मंत्री और हरसूद विधायक विजय शाह ने हरसूद थाने में मामला दर्ज कराया था। लेकिन अभी तक वसंत पवार की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। भोपाल एम्स के कोविड-19 वार्ड से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में सीआरपीएफ के जवान योगाभ्यास करते दिखाई दे रहे हैं। खास बात यह है कि ये जवान कोरोना पॉजिटिव हैं और भोपाल एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। एम्स में भर्ती जवान खुद को फिट रखने के लिए कैसे हर रोज योग करते हैं, इस वीडियो में देखा जा सकता है। आगे की ओर, फिर पीछे। नारायणपुर में नक्सलियों ने प्रेशर बम से रोड ओपनिंग पार्टी पर हमला किया। इसके चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया। एसपी मोहित गर्ग ने इस हमले की पुष्टि भी की। नक्सलियों के द्वारा ओरछा धनोरा के बीच में एक आईडी ब्लास्ट, ऑटोमेटिक आईडी रिमोट कंट्रोल आईडी से ब्लास्ट किया गया है और फायरिंग भी की गई है। जवानों के द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई तो करीब 10 मिनट फायरिंग चली, जिसके बाद नक्सली वहां से भाग खड़े हुए। घटना में हमले में एक CF 16 बटालियन का जवान घायल हुआ है, जिसको अभी प्राइमरी ट्रीटमेंट छोटे डोंगर में करा दिया गया है। और इधर सूरजपुर में एक अनोखी प्रेम कहानी सामने आई, जहां पर एक युवक ने एक विधवा से शादी कर ली, जिसके बाद उसके पिता ने लड़के को अपने घर और जायदाद से बेदखल कर दिया। अब युवक के पिता पर प्रशासन की मदद से शादी तोड़वाने के दबाव बनाने का आरोप है।
दरअसल अंबिकापुर के आयुष अग्रवाल की फेसबुक के जरिए सूरजपुर की सिमरन से दोस्ती हुई। इस दौरान आयुष को पता चला कि सिमरन के पति की मृत्यु हो चुकी है और उसकी एक 4 साल की बच्ची है। आयुष ने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ सिमरन से विवाह किया, लेकिन अब आयुष के पिता उसे तरह तरह से परेशान कर रहे हैं और उसे सिमरन को न छोड़ने पर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। सिमरन 3 महीने की गर्भवती है और आयुष को अपने परिवार को लेकर डर भी सता रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।